नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी दिन भर काम किया हो, लेकिन फिर भी दिन के अंत में ऐसा लगे कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ? आपका दिमाग थका हो, लेकिन नतीजा शून्य। अगर हाँ, तो आज की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की, जो अगर आपके अंदर आ जाए, तो आप इस भीड़ में सबसे अलग हो सकते हैं। यही है डीप वर्क की शक्ति, जो हमें समझाई है कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में। ये कहानी है आरव की। पुणे का रहने वाला 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कभी नेटफ्लिक्स और कभी कॉल्स। दिन भर बिजी, लेकिन हर दिन ऐसा लगता जैसे कुछ भी ठोस नहीं किया। हर वीकेंड वो खुद से वादा करता, इस बार पूरा ध्यान लगाकर काम करूंगा। लेकिन सोमवार आते आते फिर वही ढर्रा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब एक पुराने दोस्त नीरज से उसकी मुलाकात हुई। वही नीरज जो पहले कॉलेज में सबसे पीछे बैठने वाला लड़का था, लेकिन अब बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी का टेक्निकल हेड था। नीरज ने एक बात कही, अगर तू वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है तो सिर्फ काम में बिजी रहने से कुछ नहीं होगा। तुझे गहराई में उतरना होगा, डीप वर्क करना होगा। और यहीं से आरव की नई यात्रा शुरू हुई। हम सबका हाल आरव जैसा ही है। हम काम करते हैं, लेकिन बीच बीच में फोन देख लेते हैं। पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ध्यान तोड़ देती है। हम सतह पर रहकर जी रहे हैं, ना तो फोकस है, ना ही असली प्रगति। और यही समस्या है जिसे डीप वर्क नाम की किताब हमें सुलझाने में मदद करती है। अध्याय 1, डीप वर्क की परिभाषा। आरव की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने पहली बार सुना डीप वर्क। उसने मन ही मन सोचा, डीप वर्क, ये क्या होता है? उसे लगा शायद ये कोई नया तकनीकी शब्द है, लेकिन जब उसने गहराई से समझा तो जैसे उसकी आंखें खुल गई। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी ध्यान भटकाव के पूरे एकाग्र मन से गहराई से कठिन और अर्थपूर्ण काम करना। ऐसा काम जिससे असली परिणाम निकलते हैं, असली विकास होता है, ना कि सिर्फ दिखावटी व्यस्तता। आरव को एहसास हुआ कि वो रोज दफ्तर में 8 से 9 घंटे बिताता है, लेकिन उसका ध्यान हर 5 मिनट में किसी ना किसी चीज की तरफ खिंच जाता है। कभी मोबाइल, कभी मेल, कभी मीटिंग्स। वो शारीरिक रूप से काम पर था, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। डीप वर्क उसे ये सिखाता है कि अगर तुम वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, चाहे वो एक एग्जाम हो, कोई कोडिंग प्रोजेक्ट हो या कोई किताब लिखना हो, तो तुम्हें उस काम में डूब जाना होगा। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है, वैसे ही तुम्हें गहराई में उतरना होगा। किताब में लेखक बताते हैं कि डीप वर्क से ही इंसान कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ नया सीख सकता है और समाज में अपनी पहचान बना सकता है। आरव ने एक उदाहरण सोचा। जैसे किसी कलाकार को अगर पेंटिंग बनानी है तो वो भीड़ भरे बाजार में नहीं बैठ सकता। उसे एक शांत कोना चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तब जाकर वो कुछ सुंदर रच सकता है। वैसे ही हमारी सोच, हमारी रचनात्मकता तभी चमकती है जब हम डीप वर्क में उतरते हैं। इस अध्याय से आरव ने समझा, असली सफलता सिर्फ घंटों तक काम करने से नहीं मिलती, बल्कि उन घंटों की गहराई से मिलती है। और वो दिन से ही उसने एक नया नियम बना लिया। हर दिन कम से कम 2 घंटे वो पूरी एकाग्रता के साथ डीप वर्क करेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही काम जो पहले उसे 4 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में पूरा हो जाता है। और ना सिर्फ जल्दी होता था, बल्कि बेहतर भी। इस अध्याय ने उसे ये एहसास दिलाया कि आज के समय में ध्यान सबसे कीमती चीज है, और जो अपने ध्यान को संभाल सकता है वही असली विजेता है। अध्याय 2, डीप वर्क क्यों जरूरी है। आरव जब डीप वर्क की परिभाषा समझ चुका था, तब भी उसके मन में एक सवाल था, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या बिना डीप वर्क के भी सफलता नहीं मिल सकती? लेकिन जब उसने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा,
तो जैसे उसकी सोच ही बदल गई। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है गहराई से सोचने की क्षमता, यानी जो लोग ध्यान भटकाए बिना पूरे मन से कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं, वही आज के दौर में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। आरव ने अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट का उदाहरण लिया। दो लोग एक जैसे काम कर रहे थे, लेकिन एक बार बार चाय, मोबाइल और मेल में उलझा रहता, जबकि दूसरा शांति से एक कोने में बैठकर काम करता। नतीजा, जिसने गहराई से काम किया उसकी रिपोर्ट समय पर और परफेक्ट थी, और प्रमोशन भी उसी को मिला। किताब कहती है 3 तरह के लोग आज की डिजिटल दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं। पहला, जो मशीनों के साथ मिलकर काम करना जानते हैं। दूसरा, जो कठिन समस्याओं को तेजी से सुलझा सकते हैं। तीसरा, जो सबसे ज्यादा फोकस के साथ काम कर सकते हैं। और इन तीनों में एक चीज कॉमन है, डीप वर्क। आरव को अब समझ आने लगा कि जो लोग दिन भर मीटिंग्स में उलझे रहते हैं या हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो सतही कामों में फंसे हुए हैं। और ऐसे लोग जल्दी बदले जा सकते हैं, क्योंकि उनका काम कोई और भी कर सकता है। लेकिन जो लोग डीप वर्क करते हैं, उनका काम अनोखा होता है, विशिष्ट होता है। उन्हें रिप्लेस करना आसान नहीं होता। आरव ने एक बार सुना था, भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ की तरह मत चलो। और यही डीप वर्क उसे सिखा रहा था। इस अध्याय में एक और बहुत अहम बात थी। जितना ज्यादा हम ध्यान भटकाते हैं, उतना ही कमजोर हमारा मस्तिष्क होता जाता है। और एक बार अगर दिमाग सतही कामों की आदत पाल ले, तो फिर गहराई में उतरना कठिन हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपने क्षेत्र में महारत हासिल करनी है, चाहे आप लेखक हो, इंजीनियर, डिजाइनर, डॉक्टर या स्टूडेंट, आपको डीप वर्क की जरूरत है। आरव ने तय किया कि अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, अब वो ऐसा काम करेगा जो उसे अगले स्तर तक लेकर जाए। और इसका रास्ता एक ही था, ध्यान की गहराई, यानी डीप वर्क। अध्याय 3, ध्यान भटकाने वालों का नुकसान। आरव अब डीप वर्क को अपनाने के रास्ते पर था, लेकिन जैसा हर बदलाव के साथ होता है, उसे भी मुश्किलें आने लगी। सबसे बड़ी चुनौती थी ध्यान भटकाव। मोबाइल की टन-टन, मेल की बीप, ऑफिस के बीच में आ रहे कॉल्स, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की आदत। किताब के तीसरे अध्याय ने आरव की आंखें खोल दी। इसमें लेखक ने बहुत साफ कहा है, अगर आप बार बार अपने ध्यान को छोटी छोटी बातों की तरफ मोड़ते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे गहराई में सोचने की क्षमता खो देता है। आरव को याद आया, जब वो कॉलेज में था, तब वो बिना देखे एक पूरा चैप्टर याद कर लेता था, लेकिन अब उसे लगता था जैसे दिमाग ही सुस्त हो गया हो। क्या ये उम्र का असर था? नहीं, ये था सतही ध्यान का असर। लेखक समझाते हैं, जब भी हम किसी एक काम के दौरान दूसरा ध्यान भटकाने वाला काम करते हैं, जैसे कि कोडिंग करते हुए इंस्टाग्राम खोल लेना, तो हमारा मस्तिष्क उस गहराई से बाहर निकल आता है। और जब हम वापस अपने काम पर लौटते हैं, तो उसी एकाग्रता में पहुंचने में 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। यानी हर बार जब ध्यान टूटा, तो 25 मिनट का नुकसान हुआ। आरव ने एक बार अपने एक दिन का विश्लेषण किया। उसने देखा कि वो हर घंटे में कम से कम 4 बार ध्यान भटकाता था। मोबाइल देखने, वाटर कूलर तक जाने, या बस कोई वेबसाइट खोलने के लिए। कुल मिलाकर उसका 3 से 4 घंटे का समय ऐसे ही बर्बाद हो रहा था। और वो सोचता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, ध्यान भटकाव अब हमारी आदत बन चुकी है, और अगर इसे रोका नहीं गया, तो ये हमारे दिमाग को स्थायी नुकसान दे सकता है। आरव ने एक ठोस निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के सारे ऐप्स हटा दिए। व्हाट्सएप को सिर्फ जरूरी लोगों तक सीमित कर दिया। उसने अपने ऑफिस डेस्क पर एक छोटा सा कागज चिपका दिया, अगर तुम बीच में रुके तो फिर से शुरू करने में 25 मिनट लगेंगे। हर बार जब उसका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता, वो कागज उसे रोक देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि अब उसका ध्यान लंबी अवधि तक टिकने लगा था। वो एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट बना लेता, जो पहले 2 हिस्सों में टूट जाया करता था। किताब कहती है, ध्यान भटकाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक मानसिक बीमारी जैसी बनती जा रही है, और इससे बाहर आने का तरीका है जागरूक रहना और लगातार अभ्यास करना। आरव को अब समझ आ गया था, अगर उसे वाकई अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले उसे अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। अध्याय 4, डीप वर्क की ट्रेनिंग। आरव ने अब समझ लिया था कि डीप वर्क ही उसकी असली ताकत बन सकता है, लेकिन समझना एक बात है और उसे रोज की आदत बनाना दूसरी। अब उसे जरूरत थी अभ्यास की, ट्रेनिंग की। ठीक वैसे ही जैसे कोई पहलवान अखाड़े में रोज पसीना बहाता है, वैसे ही दिमाग को भी डीप वर्क के लिए प्रशिक्षित करना होता है। किताब के इस अध्याय में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप गहराई से सोचने की आदत नहीं डालते तो आपका दिमाग धीरे धीरे सतह पर जीने का आदी बन जाता है। यानी अगर आप रोज डीप वर्क नहीं करते तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती जाती है। आरव ने सबसे पहले एक नियम बनाया, हर सुबह उठकर नहाने और ध्यान करने के बाद वो 90 मिनट का डीप वर्क सेशन करेगा। न कोई मोबाइल, न कोई मेल, न कोई बात, सिर्फ एक शांत कोना और उसका काम। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन 20 मिनट में ही उसका ध्यान भटक गया, दूसरे दिन 30 मिनट, लेकिन वो डटा रहा। किताब बताती है, डीप वर्क की आदत ऐसे ही धीरे धीरे बनती है। जैसे शरीर की मांसपेशियों को ताकत मिलती है, वैसे ही दिमाग को भी लगातार अभ्यास से गहराई की शक्ति मिलती है। आरव ने खुद के लिए एक डायरी बनाई। हर दिन उसने उसमें लिखा, आज कितने मिनट डीप वर्क किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो 90 मिनट से 2 घंटे, फिर 3 घंटे तक पहुंच गया। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात थी, जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारा मस्तिष्क माइलिन नामक तत्व पैदा करता है, जो हमारे सोचने की गति और गुणवत्ता को तेज करता है। यानी जितना ज्यादा डीप वर्क, उतनी तेज और स्पष्ट सोच। आरव को महसूस हुआ कि अब उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ सोचने लगा है। पहले जो समस्याएं मुश्किल लगती थी, अब वो उन्हें आसानी से हल कर लेता था। किताब के अनुसार डीप वर्क की ट्रेनिंग का मतलब है एक तय समय और जगह तय करना, सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना और रोजाना एक ही समय पर अभ्यास करना। आरव ने अपने रूटीन को इस तरह ढाल लिया कि उसका दिमाग खुद ही उस समय पर डीप वर्क मोड में चला जाता था। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठता, मोबाइल ऑफ करता और नोटबुक खोलता, उसके विचार गहराई की ओर बहने लगते। इस अध्याय ने आरव को ये सिखाया, एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और सुधारा जा सकता है। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रहा था। हर दिन उसका दिमाग थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। अध्याय 5, डीप वर्क का शेड्यूल बनाना। आरव अब डीप वर्क की ट्रेनिंग में माहिर हो रहा था। उसका ध्यान बेहतर हो गया था, सोचने की क्षमता तेज हो चुकी थी। लेकिन अभी भी एक परेशानी थी, हर दिन डीप वर्क करने का समय तय नहीं होता था। कभी सुबह करता, कभी शाम को, कभी किसी मीटिंग की वजह से छूट जाता, तो कभी किसी दोस्त की कॉल आ जाती। तभी उसने किताब का 5वां अध्याय पढ़ा और उसे समझ आया कि अगर डीप वर्क को आदत बनाना है तो उसका एक सटीक और मजबूत शेड्यूल होना जरूरी है। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, आपका दिमाग भी तभी सबसे अच्छा काम करता है जब उसे पहले से पता हो कि कब और कितनी देर काम करना है। यानी मन को भटकाव से बचाने के लिए उसे अनुशासन की जरूरत होती है। आरव ने अब अपने हर दिन का डीप वर्क टाइम टेबल बनाया। सुबह 7 बजे जागना, 8 बजे से 8 मिनट योग और ध्यान, 8 से 9 हल्का नाश्ता, 9 से 11 पहला डीप वर्क सेशन, 11 से 11:15 मिनट छोटा ब्रेक, 11:15 से 12 मिनट दूसरा डीप वर्क सेशन। उसके बाद बाकी काम,
मीटिंग्स और मेल्स। आरव ने हर दिन शाम को 10 मिनट निकालकर अगले दिन का प्लान बनाना शुरू किया। कौन से घंटे में कौन सा काम होगा, कहाँ डीप वर्क होगा, कहाँ बाकी हल्के काम। उसने अपने टाइम टेबल को एक सफेद बोर्ड पर लिखा जो उसके कमरे की दीवार पर लगा था। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उस रूटीन का आदी हो गया। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि जब वो अपने बनाए हुए समय पर डीप वर्क करता है तो उसका ध्यान और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। दिमाग को जैसे पहले से ही पता होता अब फोकस का समय है। वो एक निश्चित समय पर बैठता और उसकी चेतना अपने आप एकाग्र हो जाती। पहले जहां वो एक एक लाइन को बार बार पढ़ता था, अब एक ही बार में पूरी समझ आ जाती थी। जहां पहले एक छोटा सा कोड लिखने में 2 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे में ही वो पूरा हो जाता। शेड्यूल ने न केवल उसके काम को आसान बनाया, बल्कि उसकी ऊर्जा को भी सही दिशा दी। किताब कहती है कि जब हम अपने काम को समय की सीमा में बांधते हैं तो हम ज्यादा गहराई से सोचते हैं। जैसे परीक्षा के समय हम कम समय में ज्यादा याद कर लेते हैं, वैसे ही जब हम समय तय कर देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तीव्रता से काम करता है। आरव ने एक और चीज अपनाई। उसने हर हफ्ते अपने शेड्यूल की समीक्षा शुरू की। हर शनिवार वो बैठता और सोचता, कहां पर ध्यान टूटा, कहां सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे उसने अपने टाइम टेबल को और बेहतर बनाया। उसने देखा कि सुबह का समय उसके लिए सबसे शांत और उत्पादक होता है, इसलिए उसने सभी जरूरी और कठिन कामों को सुबह के समय में ही रख दिया। किताब में एक और बात कही गई है, शेड्यूल केवल काम के लिए नहीं, बल्कि ब्रेक और आराम के लिए भी होना चाहिए। इसलिए आरव ने हर दिन शाम को 7 बजे के बाद मोबाइल बंद कर देना शुरू किया। परिवार के साथ समय बिताना, टहलना, किताब पढ़ना, ये सब भी अब उसके शेड्यूल का हिस्सा बन गया। अब उसका दिन संतुलित था। न सिर्फ काम में गहराई थी, बल्कि जीवन में भी एक शांति और स्थिरता आ गई थी। इस अध्याय से आरव ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो था, अगर तुम अपने समय को नहीं चलाओगे तो समय तुम्हें चलाएगा। और जो इंसान समय को दिशा दे सकता है, वही अपने जीवन को भी दिशा दे सकता है। अध्याय 6, सोशल मीडिया से दूरी। आरव अब डीप वर्क के नियमों और शेड्यूल को अपनाने लगा था। उसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था और उसका समय अब बहुत ही सटीक तरीके से बंटा हुआ था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो बार बार उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती थी, सोशल मीडिया। चाहे काम के बीच में हो या खाने के बाद, आरव का हाथ अनजाने में ही मोबाइल की तरफ बढ़ता। एक बार इंस्टाग्राम खोला तो पता ही नहीं चलता कि 20 मिनट कैसे निकल गए। व्हाट्सएप पर किसी ने क्या कर रहे हो लिखा और बातों का सिलसिला चल पड़ता। यूट्यूब पर एक वीडियो देखा और फिर दूसरा, फिर तीसरा। किताब का 6वां अध्याय इसी समस्या को संबोधित करता है। लेखक कहते हैं, सोशल मीडिया वो चीज है जो धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता को चूस लेती है और आपको सतही बना देती है। आरव को ये बात बहुत चुभ गई। वो सोचने लगा, क्या मेरी सोच सच में इतनी कमजोर हो गई है कि मैं बिना किसी वजह के बार बार मोबाइल खोलता हूं? उसे याद आया कि जब उसने पहली बार कोडिंग सीखी थी, तब वो घंटों तक बिना रुके, बिना मोबाइल देखे काम कर लेता था। लेकिन अब हर 10 मिनट में मोबाइल। किताब इस अध्याय में एक नई सोच देती है। सोशल मीडिया का प्रयोग सोच समझ कर करो। ये मत सोचो कि सब है तो मैं भी रहूं। सोचो कि इससे मुझे क्या वास्तविक लाभ हो रहा है। लेखक सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह प्लेटफॉर्म मेरे पेशेवर या व्यक्तिगत लक्ष्यों में मदद करता है? क्या इसके बिना मेरा जीवन कुछ खास घटेगा? क्या इसका उपयोग मैं सीमित और नियंत्रित रूप से कर सकता हूं? आरव ने एक दिन ये तीनों सवाल अपने आप से पूछे और उत्तर साफ था, नहीं। उसने एक साहसी निर्णय लिया। अपने मोबाइल से उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हटा दिए। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया,
अगर कुछ जरूरी हो तो फोन करना, मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं रहूंगा। शुरुआत में खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ध्यान और गहरा हो गया। उसे अब ज्यादा समय मिलने लगा, सोचने के लिए, लिखने के लिए, अपने काम को निखारने के लिए। किताब कहती है, सोशल मीडिया एक औजार है, मालिक नहीं। उसे तभी इस्तेमाल करो जब वो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। आरव ने तय कर लिया, अब वो मोबाइल तभी खोलेगा जब उसके शेड्यूल में समय हो। बाकी समय मोबाइल उसकी मेज से दूर रहेगा। उसने मोबाइल के लिए भी एक निर्धारित समय बनाया। सुबह उठने के बाद आधे घंटे और रात को सोने से पहले आधे घंटे। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना मजबूत हो गया कि अब उसे मोबाइल की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। उसका दिमाग शांत, गहरा और साफ हो चुका था। इस अध्याय ने आरव को एक नया मंत्र दिया। अगर तुम अपने ध्यान की रक्षा नहीं करोगे तो ये दुनिया उसे बेच देगी। और उसने ठान लिया, अब उसका ध्यान सिर्फ उसके सपनों के लिए होगा, ना कि किसी स्क्रॉल करने लायक स्क्रीन के लिए। अध्याय 7, डीप वर्क के लिए माहौल बनाना। आरव अब डीप वर्क के महत्व को समझ चुका था। उसका शेड्यूल तय हो गया था, सोशल मीडिया से दूरी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता कि वो डीप वर्क शुरू करता, लेकिन गहराई में उतर नहीं पाता। कभी कोई आहट, कभी बाहर का शोर, कभी कमरे की बिखरी चीजें। ये छोटी छोटी बातें उसके ध्यान को तोड़ देती थी। यहीं से उसने किताब का 7वां अध्याय पढ़ा और उसे समझ आया कि केवल मन का अभ्यास ही नहीं, माहौल भी गहराई में जाने के लिए अनुकूल होना चाहिए। लेखक कहते हैं, जैसे मंदिर में जाते ही मन शांत हो जाता है, वैसे ही अगर काम करने की जगह पवित्र, सजी हुई और व्यवस्थित हो तो दिमाग खुद ही गहराई में उतरने लगता है। आरव ने सबसे पहले अपने कमरे की सफाई की। सारी बिखरी चीजें हटा दी। अनावश्यक फाइलें, पुराने नोट्स, बेकार के शोपीस, सब हटाकर एकदम साफ और सादा माहौल बनाया। उसने एक कोना तय किया जहां सिर्फ डीप वर्क होगा। उस जगह कोई आराम की कुर्सी नहीं थी, कोई टीवी नहीं, कोई रंगीन झंडिया या लाइट्स नहीं। बस एक साधारण डेस्क, एक कुर्सी, एक पानी की बोतल और एक नोटबुक। दीवार पर उसने एक लाइन चिपकाई, यहां सिर्फ गहराई में उतरने वाले आते हैं। अब जब भी वो उस कोने में बैठता, उसका दिमाग खुद ब खुद डीप वर्क मोड में आ जाता था। जैसे मंदिर में घंटी सुनते ही हाथ जुड़ जाते हैं, वैसे ही उस जगह पर बैठते ही मोबाइल बंद, विचार स्थिर और मन शांत हो जाता। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आपका वातावरण आपके व्यवहार का निर्माण करता है। अगर आप रोज सतही चीजों के बीच बैठेंगे तो दिमाग भी सतही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर गहराई का माहौल बनाएंगे तो आपकी सोच भी गहरी हो जाएगी। आरव ने अपनी टेबल पर एक दीपक रखा, जिससे उसे हर सुबह जलाना होता था। जैसे ही दीपक जलता, वो डीप वर्क की शुरुआत करता। ये एक संकेत बन गया, अब ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। उसने अपने परिवार को भी बता दिया, जब मैं इस जगह पर बैठा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। धीरे धीरे सबने उसकी आदत को समझा और सम्मान दिया। आरव ने एक और काम किया। उसने अपने लैपटॉप में सिर्फ वही ऐप्स और सॉफ्टवेयर रखे जो डीप वर्क में मदद करते थे। बाकी सब हटा दिए। अब ना कोई बाधा थी, ना कोई बहाना। उसका कमरा, उसकी मेज, उसकी कुर्सी, सब कुछ गहराई में उतरने के लिए तैयार थे। किताब सिखाती है, डीप वर्क केवल मानसिक अभ्यास नहीं, ये एक पूर्ण जीवन शैली है, जिसमें जगह, समय और मन तीनों को एक दिशा में साधना पड़ता है। आरव ने महसूस किया कि माहौल केवल दीवारों, मेज और कुर्सियों से नहीं बनता, बल्कि उससे भी ज्यादा वो माहौल बनता है नियत इरादों से। जब इरादा साफ होता है और स्थान शुद्ध होता है तो मन अपने आप केंद्रित हो जाता है। उसने अपने डीप वर्क कोने में एक और चीज जोड़ी, एक छोटी सी घड़ी।
वो हर सत्र शुरू करने से पहले टाइमर सेट करता। अब अगले 90 मिनट तक सिर्फ गहराई। धीरे धीरे जब भी वो उस स्थान पर जाता तो जैसे शरीर और दिमाग दोनों खुद ब खुद डीप मोड में चले जाते। जैसे किसी साधक को ध्यान लगाते समय मंत्र की जरूरत नहीं होती, बस आंखें बंद करते ही ध्यान शुरू हो जाता है। वैसे ही आरव के लिए उसका कमरा उसका डीप स्पेस बन गया। कई बार उसके दोस्त पूछते, तू इतने कम समय में इतना गहरा काम कैसे करता है? तो वो मुस्कुराकर कहता, मैं काम नहीं करता, मैं माहौल बनाता हूं। बाकी काम तो खुद हो जाता है। किताब इस अध्याय में यही सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मन ज्यादा देर तक स्थिर और एकाग्र रहे, तो उसे एक ऐसा वातावरण दे जहां भटकाव की कोई गुंजाइश ही न हो। आरव के जीवन में यह छोटा सा बदलाव एक बड़ा प्रभाव लेकर आया। अब उसका हर डीप वर्क सेशन न केवल लंबा बल्कि बहुत ही असरदार बन गया था। इस अध्याय का सार यह था, मन को साधने से पहले माहौल को साधो, क्योंकि जिस स्थान पर ध्यान बस जाए वहां विचार भी उज्जवल हो जाते हैं। अध्याय 8, बोरियत को गले लगाओ। आरव अब एकाग्रता, माहौल और शेड्यूल की शक्ति को समझ चुका था। उसका दिन सुव्यवस्थित था, मोबाइल की आदत छूट चुकी थी और डीप वर्क उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर रहने लगी। हर बार जब वो ब्रेक लेता या थोड़ी देर के लिए फ्री होता तो उसे बोरियत महसूस होती। मन बेचैन हो जाता। जैसे ही उसके पास कुछ ना करने का समय आता, वो तुरंत कुछ देखने, सुनने या करने की ओर भागता। तभी एक दिन उसने किताब का 8वां अध्याय पढ़ा और वहां लिखा था, अगर आप बोरियत से डरते हैं तो आप कभी गहराई नहीं पा सकते। ये पंक्ति आरव के सीने में तीर की तरह लगी। लेखक कहते हैं कि आज का इंसान कुछ पल भी अकेले नहीं बैठ सकता। वो हर खाली समय में कुछ भरना चाहता है, मोबाइल, वीडियो, म्यूजिक, चैट। पर यही बोरियत से भागना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। किताब के अनुसार बोरियत एक अभ्यास है। अगर आप इसे सहन करना सीख लेते हैं तो आपका ध्यान और भी मजबूत हो जाता है। आरव ने तय किया, अब वो बोरियत से भागेगा नहीं, उसे अपनाएगा। उसने एक प्रयोग किया। हर दिन 2 बार वो 15 मिनट सिर्फ खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखता। न कोई मोबाइल, न कोई किताब, न कोई संगीत, बस खुद के साथ बैठना। शुरुआत में बहुत अजीब लगा। मन बार बार उठना चाहता था, लेकिन वो डटा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो पल जहां पहले बेचैनी होती थी, अब शांत हो गए हैं। वही बोरियत के क्षण अब उसके अंदर के विचारों को साफ कर रहे थे। किताब में बताया गया है कि जब आप बोरियत को झेलना सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क दोबारा गहराई से सोचना सीखता है। पहले जो सोच छितराई हुई थी, अब वो केंद्रित हो जाती है। आरव ने महसूस किया कि बोरियत के उन्हीं क्षणों में उसके सबसे अच्छे विचार आने लगे। वो जो समस्याएं लंबे समय से अटकी थी, उनके समाधान उसी समय मिलते जब वो खुद के साथ चुप बैठा होता। एक दिन ऑफिस की मीटिंग के दौरान बॉस ने पूछा, इस प्रोजेक्ट की जड़ कहां अटकी है? बाकी सब सोच रहे थे। आरव ने शांति से जवाब दिया, जहां हम दिखावे पर ध्यान दे रहे हैं, असली तकनीकी समस्या वही छुपी है। बॉस चौंक गए, तूने ये कैसे सोचा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद उस वक्त जब मैं कुछ नहीं सोच रहा था। किताब का ये अध्याय सिखाता है, मन को खाली छोड़ना, उसे गहराई में उतरने का मौका देना है। अगर आप हर खाली क्षण को सतही चीजों से भर देंगे तो आपके भीतर की असली आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। आरव ने अब हर दिन 15 से 20 मिनट का बोरियत सत्र तय कर लिया था। वो जान चुका था, बिना बोरियत के कोई बड़ी रचना संभव नहीं। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है, वही संसार में कुछ बड़ा दे सकता है। अध्याय 9, डीप वर्क के नियम। आरव अब डीप वर्क, शेड्यूल, ध्यान और बोरियत, इन सभी की ताकत को समझकर खुद को लगातार तराश रहा था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने खड़ी थी।
हर दिन उसकी टेबल पर कई तरह के काम होते, कुछ जरूरी, कुछ बेवजह। ईमेल्स के जवाब, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स की सजावट, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, पुराने डेटा को अपडेट करना, ग्रुप कॉल्स में शामिल होना। ये सब समय तो खा रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ भी उसके असली विकास में मदद नहीं कर रहे थे। वो उलझन में था, क्या इन सबको भी डीप वर्क समझा जाए? तभी उसने किताब का 9वां अध्याय पढ़ा, सतही काम की पहचान। लेखक इस अध्याय में साफ कहते हैं, हर काम काम नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल दिखावे के लिए होते हैं। वो आपके समय को चूसते हैं, लेकिन आपकी क्षमता नहीं बढ़ाते। आरव को पहली बार समझ आया कि वो जिन कामों को प्रोडक्टिव समझता था, वे असल में सतही काम थे, जिनमें न कोई सोच की गहराई लगती थी, न ही कोई रचनात्मकता। किताब सिखाती है, डीप वर्क वो होता है जिसमें ध्यान की गहराई हो, चुनौती हो और परिणाम वास्तविक हो, जबकि सतही काम वो होता है जिसमें ध्यान टूटता हो, काम दोहराव वाला हो और परिणाम का असर अल्पकालिक हो। आरव ने एक लिस्ट बनाई। उसने अपने पिछले एक हफ्ते के कामों को 3 हिस्सों में बांटा। गहराई वाले काम, जैसे एक प्रोजेक्ट का नया समाधान सोचना, क्लाइंट की रणनीति बनाना या किताब पर काम करना। सतही लेकिन जरूरी काम, जैसे मीटिंग्स की तैयारी, ईमेल्स का जवाब। बेकार और टाल सकने योग्य काम, जैसे स्लाइड्स की सजावट, अनावश्यक कॉल्स। अब वो हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं अपना ज्यादातर समय पहले कॉलम में दे रहा हूं? और अगर जवाब नहीं होता तो वो खुद को सुधारता। आरव ने एक साहसी निर्णय लिया। अब वो दिन में केवल 2 बार ही ईमेल्स देखेगा। मीटिंग्स तभी करेगा जब उसमें कुछ तय होगा, और सबसे पहले वो वही काम करेगा जिसमें सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगे। किताब में लेखक सलाह देते हैं, हर दिन का समय सीमित होता है और उस समय का बड़ा हिस्सा अगर सतही कामों में गया तो आपकी असली तरक्की रुक जाएगी। आरव ने ये बात गांठ बांध ली। अब उसका एक ही मंत्र था, काम दिखने से नहीं, असर से तय होगा। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता भी बढ़ी और उसके बॉस भी ये नोटिस करने लगे कि आरव अब कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बात सीधा निशाने पर होती है। उसकी सोच में गहराई आ चुकी थी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश था, हर काम को बराबरी से मत देखो, समय उन्हीं को दो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 10, डीप वर्क को जीवन का हिस्सा बनाना। आरव अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने ध्यान लगाना सीखा, बोरियत को अपनाया, सतही कामों की पहचान की और एक सधा हुआ माहौल व शेड्यूल तैयार किया। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं इसे पूरी जिंदगी निभा सकता हूं? क्या डीप वर्क केवल एक अभ्यास है या ये जीवन की शैली बन सकता है? तभी उसने किताब का अंतिम अध्याय पढ़ा, डीप वर्क को जीवन का हिस्सा बनाना। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, डीप वर्क एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, और जो इसे अपनाता है वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करता, वो एक अलग इंसान बन जाता है। आरव ने खुद में ये बदलाव महसूस किया। अब वो चीजों को गहराई से देखता था, चाहे काम हो, रिश्ते हो या जीवन के फैसले। अब वो सतह पर नहीं रहता था, बल्कि हर बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता था। इस अध्याय में लेखक 4 मुख्य सिद्धांत देते हैं, जिससे डीप वर्क केवल आदत नहीं, बल्कि जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। पहला, लक्ष्य के अनुसार जीवन को डिजाइन करो। आरव ने सोचा, मेरा असली लक्ष्य क्या है? वो केवल प्रमोशन नहीं चाहता था, बल्कि ऐसा जीवन चाहता था जिसमें शांति हो, संतुलन हो और आत्मसंतुष्टि हो। इसलिए उसने अपने दिन का हर हिस्सा अपने उस लक्ष्य के अनुसार ढाल दिया। दूसरा, सीमाएं तय करो और उन्हें मानो। आरव ने अब हर शाम 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करता था। वो जानता था, गहराई के लिए विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना ध्यान। उसने तय किया, शाम परिवार के लिए, सुबह मेरे लिए, दिन काम के लिए।
तीसरा, जो असली है उसी में समय दो। अब आरव सोशल मीडिया नहीं देखता था क्योंकि वहां कुछ असली नहीं था। अब वो उन लोगों से मिलता जो उसे प्रेरणा देते थे, उन किताबों को पढ़ता जो सोच बदलती थी, और उन कामों को करता जो उसे भीतर से समृद्ध करते थे। चौथा, गहराई के लिए संघर्ष करो। लेखक कहते हैं, डीप वर्क कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे मूल्यवान होता है। आरव ने अब जीवन में हर मोड़ पर यही सिद्धांत अपनाया। चाहे कोई चुनौती हो, चाहे कोई बदलाव, वो हर बार गहराई से सोचता, भावनाओं पर नहीं, विवेक से फैसला करता। अब आरव का जीवन बदल चुका था। वो वही काम करता था, वही दफ्तर जाता था, वही लोग थे उसके आसपास, लेकिन फर्क था उसके सोचने के तरीके में, ध्यान की शक्ति में, और उस गहराई में जिससे वो अब हर चीज को देखता था। अब लोग उसे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सोचने वाला, सुलझा हुआ और आत्मनियंत्रण से भरा हुआ इंसान मानते थे। किताब के अंतिम पृष्ठ पर लेखक लिखते हैं, जो लोग गहराई में जाना सीख जाते हैं, वही इस तेज और सतही दुनिया में असली बदलाव लाते हैं। आरव अब वही बदलाव बन चुका था। दोस्तों, डीप वर्क कोई ट्रेंड नहीं, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप भी आरव की तरह अपना ध्यान और समय बर्बाद कर रहे हो, तो आज से शुरुआत करो। सोशल मीडिया कम करो, गहराई में काम करना सीखो और अपने काम को साधना बना दो। याद रखो, इस शोर भरी दुनिया में जो चुपचाप गहराई में काम करता है, वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्विक बुक ज्ञान को। और हमें कमेंट करके बताएं आप अगले वीडियो में किस बुक की कहानी चाहते हो। धन्यवाद।